हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सारे क्वेश्चन को शामिल किया है। इसके साथ साथ उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है इसमें। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली किसी भी शिफ्ट में है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला सवाल है, उस्ताद अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, जो उस्ताद अल्लाह रखा खान है इनका संबंध तबला से है। इसके बाद अगर हम बात करें, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुंदई महाराज, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा तबला से। उस्ताद अल्लाह रखा खान के अलावा लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुंदई महाराज, इन सभी का संबंध दोस्तों किससे, तो आंसर होगा तबला। उसके बाद अगर बात करें, पंडित रविशंकर, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा सितार से। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आंसर होगा शहनाई से। इसके बाद अगर हम बात करें, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा बांसुरी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। यानी 2011 में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा मेघालय। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी थी दशकीय वृद्धि दर, 27.8% दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी। अब अगर हम बात करें कि दशकीय जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट वाला राज्य, तो दोस्तों एक ऐसा भी राज्य था जहां पे जनसंख्या बढ़ने की बजाय और कम हो गई थी। वो कौन सा राज्य था। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा नागालैंड। दोस्तों, यहाँ पे -0.6% जनसंख्या दशकीय जनसंख्या कम हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो आपका आंसर होगा 17.7%। अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, दशकीय वृद्धि दर 17.7%। अगर वार्षिक पूछा जाए तो आंसर होगा 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है। तो दोस्तों, लघु विभाजक वर्ष 1951 ईस्वी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1921 को। 1921 को दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। दोस्तों, पहली बार जाति आधारित जो जनगणना है 1931 में हुई थी। दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनगणना दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था। तो दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% का लक्ष्य रखा गया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो आपका आंसर होगा हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें पहली पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना रखा गया था। तो आपका आंसर होगा 2.1%। लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ था। तो आंसर होगा 3.6%। इसके बाद अगर हम बात करें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था। तो आपका आंसर होगा 4.5%। प्राप्त कितना हुआ था। तो आपका आंसर होगा
4.3%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% था, प्राप्त कितना हुआ था? 4.3%। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी या मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया है या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है? दोस्तों रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से भी जानते थे, इसीलिए कहीं कहीं पे सोवियत संघ भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों जो आपात उपबंध है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब अगर हम बात करें कि संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, वित्तीय आपात, स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, वित्तीय आपात, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। अब इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, लोक नृत्य से भी हर दिन को किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कोई एक कर्नाटक का लोक नृत्य था, तो यहाँ पे मैंने कर्नाटक के लोक नृत्य को मेंशन किया है। तो दोस्तों कर्नाटक का कौन कौन सा लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा यक्षगान कर्नाटक का है। यहाँ पे कर्मा नहीं दोस्तों, यहाँ पे करगा होगा। करगा लोक नृत्य कर्नाटक का है, करगा। और सुग्गी सारे के सारे कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि कठपुतली, घूमर, तेरा ताली, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के। कठपुतली, घूमर, तेरा ताली, कालबेलिया सारे के सारे दोस्तों लोक नृत्य जो है राजस्थान के हैं। उसके बाद दोस्तों परिचाकली, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि परिचाकली लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप का। उसके बाद अगर हम बात करें होजागिरी लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा का। गरबा और डांडिया रास कहाँ का लोक नृत्य है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा गुजरात का। गरबा और डांडिया रास कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंसर होगा गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। इसके बाद अगर हम बात करें अगला सवाल की, तो अगला सवाल है सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों जो सिग्मो उत्सव है गोवा में मनाया जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाला उत्सव या बंगाला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा मेघालय में। अगर आपसे पूछा जाए मंडो संगीत कहाँ का है, तो आपका आंसर होगा गोवा का। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मोंग मोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है या मोंग मोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा नागालैंड। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जोनबिल मेला कहाँ पर लगता है या जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है, तो आपका आंसर होगा असम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जनगणना
आपके आने वाले किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो दोस्तों जनगणना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनगणना को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। आपका सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो आपका आंसर होगा 48%, यानी 48% महिलाएं थीं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, दोस्तों अगर 48% महिलाएं हैं तो बचे हुए 52% क्या होंगे, पुरुष होंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो आपका आंसर होगा 943। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी या जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1872 में। किसके कार्यकाल में, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, पहली जनगणना हुई थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई या भारत में नियमित जनगणना कब से हो रही है, तो आपका आंसर होगा 1881 से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। अगला सवाल है मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों जो मीराबाई चानू हैं इनका संबंध भारोत्तोलन से है। अब अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा भाला फेंक। हिमा दास का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा धावक। झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1942 में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होगा स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने जो भी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के संभावित क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।